आज की इस क्लास में हम टॉपिक जो समझने जा रहे हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अभी यहाँ पर हमने आपको एक डेफिनेशन दी है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। कि जो पावर्स होती हैं हमारी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, अभी उन पावर्स को उनसे लेकर किसे प्रोवाइड कर दिया गया है, एक लोकल गवर्नमेंट को, जो कि नई बनाई गई है। देखिए जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, एट दैट टाइम कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर सिर्फ 2 टायर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। 2 टायर सिस्टम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एज आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड। एंड उस टाइम पीरियड पर ऐसा लगा था कि जैसे 2 टायर से काम चल जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे देखा कि आगे नई स्टेट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उस बिहाफ पर इसको चेंज किया गया। जैसे महाराष्ट्र को देख लो, महाराष्ट्र एक ऐसा बड़ा स्टेट है जैसे कि जर्मनी हो गया, यूपी एक ऐसा बड़ा स्टेट है जैसे कि रशिया हो गया। तो ये कंट्रीज के साइज के हमारे यहाँ पर स्टेट्स है, तो डेफिनेटली इतना आसान नहीं था कि एक स्टेट में जो हमने एक गवर्नमेंट को सेटअप किया है उससे अकेले से काम चल जाएगा। तो यहाँ जरूरत पड़ी किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की, एक थर्ड टायर की, जिसका नाम क्या रखा गया, लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये किस तरीके से बनाएगी, इसके अंदर भी 2 से 3 चीजों को ऐड ऑन किया गया, जिसके अंदर एक पंचायती राज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी है। इन सब चीजों को ऐड ऑन किया गया क्योंकि एक अकेले के बस का काम करना नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट अकेली पूरे स्टेट को कवर नहीं कर सकती थी, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। तो अल्टीमेटली इस पैटर्न को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। अब इस पैटर्न के अंदर क्या बात रखी गई कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है कि एक पावर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन उससे क्या अकेले काम चल जाएगा, वो कह रहे बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने कुछ चीजें देखी, कुछ पॉइंट्स नोट करे कि क्या क्या रीजंस रहे हैं। अकेला सिर्फ एक के हाथ में पावर होना और वो उसका हैंडल ना कर पाना रीजन नहीं होता है। कई सारे रीजंस ऐसे बने जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन मेथड को अडॉप्ट करना पड़ा, थर्ड टायर सिस्टम को उठाना पड़ा। देखिए वो प्रॉब्लम्स क्या थी। मान लीजिए आप एक स्टेट में जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो स्टेट बहुत बड़ा है, तो आप हर एक गांव के अंदर जा जाके काम नहीं देख सकते कि वहां पर क्या चल रहा है, लोगों की क्या जरूरतें हैं। उसके लिए कुछ ऑफिशियल्स का उनके बीच में, उनके साथ में रहना जरूरी है, और अगर वो उनके साथ रहेंगे तो ही उनके बारे में सारी डिटेल्स को वो निकाल सकते हैं कि किसकी क्या जरूरत है, कहाँ पर हमें कितना बजट प्लान करना चाहिए, किस चीज की जरूरत है। तो अल्टीमेटली ये नोट किया गया कि जो लोग उनके आसपास रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो वो अच्छे से उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। अब स्कूल में हम जाते हैं, ठीक है, स्कूल में 2 बच्चों के बीच की लड़ाई होगी तो वो पहले कहाँ जाएगा, वो स्कूल में अपनी क्लास टीचर को डिस्कस करेगा या फिर वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाएगा। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो उसके सामने पहली अथॉरिटी नजर आने वाली है वो उसके पास जाएगा। तो क्लास टीचर अगर उसको हैंडल नहीं कर सकती तो देन इंचार्ज के पास, फिर उसके बाद जाके कहीं डायरेक्टर प्रिंसिपल के पास बात पहुंचती है, उसके पहले नहीं पहुंचती। तो ऐसे ही डिसेंट्रलाइजेशन पैटर्न को अडॉप्ट किया गया कि जो भी विलेज लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको विलेज लेवल पर ही डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अगर वहां वो मैटर सॉल्व नहीं होता है, आफ्टर दैट वी कम टू द स्टेट गवर्नमेंट। अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम्स जब इजीली एक ही पॉइंट पर सॉर्ट हो सकती हैं, देन व्हाई टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड कि हाँ वहां तक बात पहुंचेगी और उसके बाद जाके हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, इतने में तो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए भी अडॉप्ट किया गया कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहां पर उनके बीच के लोगों की जो गवर्नमेंट सेट होगी वही बेस्ट सेटल कर देगी उसको, क्योंकि वो उन लोगों को जानते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनके रिचुअल्स क्या है, तो वो उनका क्या बिहेवियर है, किस तरीके की चीजें वो पसंद करते हैं। तो उस वजह से उनके लिए उस सोल्यूशन को निकालना आसान होगा। इससे पहले कि वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे, तो वो सोल्यूशन पहले ही निकल गया। तो पंचायती राज पर उस सोल्यूशन को निकाल दिया गया। फिर वो कह रहे कि पर्टिकुलर विलेज की या पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो भी जरूरतें हैं, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो बजट प्लान करती है, तो वो बजट जब प्लान कर रही है तो वो जरूरतों को ध्यान में रखकर करती है। तो जब जरूरतों को ध्यान में रखना उसका काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे पहचानेगी कि किस गांव के अंदर, किस सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो वो ध्यान नहीं रख सकती इतना। इसीलिए डिसेंट्रलाइज किया गया कि देखो अब जो भी गवर्नमेंट सेटअप करेगी म्युनिसिपैलिटी में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या पंचायती राज में, तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, टाइम टू टाइम चेक करती है कि इस स्टेट के अंदर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उस डिस्ट्रिक्ट में जाके देखती है कि यहाँ पर हमें इतने पैसे खर्च करने की जरूरत है, और वो उसके अकॉर्डिंग खर्च करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जाकर सर्वे नहीं कर सकती है,
ऑफिशियल्स को तो हायर करना ही पड़ेगा उसे नीचे, तो वो ऑफिशियल जाके सर्वे करेंगे एंड दे डोंट नो अबाउट द विलेज और द सिटी और डिस्ट्रिक्ट कि यहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जो विलेजर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अपना पैसा, जो उनके पास एक लिमिटेड फंड है, उस फंड को वो वहीं पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ उन्हें ज़रूरत है, ताकि किसी ऐसी जगह पर जहाँ उन्हें ज़रूरत नहीं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि हमारा वेस्ट हो सकता है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी जगह इस्तेमाल कर दी उन पैसों को जहां पर वेस्ट है उनके लिए, तो ऐसे फंड्स को खर्च करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इसी रीजन से क्या किया, एक थर्ड टायर सेटअप किया गया। वो थर्ड टायर सिर्फ उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पैसे को खर्च करेगा, बजट प्लान करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को बेस्ट सेटल डाउन करेगा, उनकी क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको समझेगा। तो जो वहां के लोग हैं उन्हें और आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वहीं पर ही अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। इसीलिए पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आई। भाई तुमने 2 टायर से 3rd टायर सिस्टम तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर आपने ये बात रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर कि जो भी पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट से है, स्टेट गवर्नमेंट से, उनमें से कुछ कुछ पावर्स को निकाल के किसे दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को। हमने ऐसा डेफिनेशन में पढ़ा, लेकिन क्या रियलिटी में इसको अप्लाई किया गया? नहीं। रियलिटी में एप्लीकेशन के टाइम पीरियड पर सब पीछे हट गए कि पावर्स लिखने में तो लिखकर दे दी कि हाँ पावर्स दे रखी है, बट रियलिटी में उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। उन्होंने बोला कि 3rd टायर के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, बट क्या रियलिटी में रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हुए? नहीं हुए। उन्होंने बोला कि जो भी पावर्स है, बजट प्लान करना है तो बजट प्लान करने के लिए फंड्स तो देखो चाहिए ना, लेकिन वो फंड्स कहाँ से आएंगे? वो कह रहे कि आप स्टेट से मांगो, सेंट्रल से मांगो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि रेवेन्यू उनका एक अलग से बनाया जाएगा, कि रेवेन्यू जनरेशन होगा। अब रेवेन्यू जनरेशन जब है तो फिर वो उस पैसे को आराम से खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनको रेवेन्यू मिल ही कहाँ रहा है? उनको तो रेवेन्यू मिलता ही नहीं है, ना तो उनके रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, ना उनको पावर्स दी गई है, ना उनके पास फंड्स हैं, तो वो काम कैसे करेंगे? तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन का वेरी बिगिनिंग में फर्स्ट फेज में जो बनाया गया था उसका कोई बेनिफिट हुआ? इन एक्चुअल कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली 1992 के अंदर एक अमेंडमेंट करी गई, डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट तो कर लिया गया, लेकिन क्या उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो उनका सोल्यूशन निकल पाया? नहीं। अभी भी उसके अंदर सेम प्रॉब्लम्स चल रही थी, बिकॉज कि लिखने में तो पावर्स उनको उठाकर दे दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि आपके पास पावर्स है ये वाली, लेकिन क्या वो एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? क्या उसको यूज कर पा रहे हैं? वो बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे। क्या उनके रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या उनके पास फंड्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो वो अपने पर्टिकुलर विलेज के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो काम करेंगे कैसे जब उनके पास कुछ पावर्स है ही नहीं? अथॉरिटीज वो यूज करना चाह रहे हैं लेकिन उनको यूज नहीं करने दिया जा रहा, कहीं ना कहीं से उनके बीच में हर्डल क्रिएट किया जा रहा है। देन डेफिनेटली कि पॉसिबल नहीं था कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये एक सक्सेसफुल पैटर्न है। तो उसके लिए फाइनली 1992 के अंदर अमेंडमेंट्स करी गई, जिसमें पहली जो अमेंडमेंट रखी गई वो क्या थी? कंडक्शन ऑफ रेगुलर इलेक्शंस। ठीक है, कि रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके बेसिस पर रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारे जो रूलर्स हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, वो रेगुलर चेंज होंगे। जैसे हमारे स्टेट के या फिर हमारे सेंट्रल के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, इसी तरीके से पंचायती राज के भी रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। फिर उन्होंने दूसरा कहा कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जाए। रिजर्वेशन में 2 रिजर्वेशन रखने की बात रखी गई। पहला किसके लिए था? एससीज एंड एसटीज के लिए। ठीक है, कि इन दोनों के लिए रिजर्वेशन रहेगा। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि वुमेन के लिए भी 1/3 रिजर्वेशन रखा जाएगा। देखिए आज तक हमारी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े स्केल पर जब विलेज के इलेक्शंस, पंचायती राज के, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, होर्डिंग्स के अंदर जो भी एडवर्टीजमेंट्स चल रही होती हैं, उन एडवर्टीजमेंट्स के ड्यूरिंग वुमेन कैंडिडेट सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, द रीजन बिहाइंड कि 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन के लिए और उसको यूज भी किया जा रहा है एज पर आर डेमोक्रेसी। तो इसीलिए इस सिस्टम को यूज करने पर ही हम कह सकते हैं कि हाँ, पंचायती राज एक सक्सेसफुल पैटर्न है, डिसेंट्रलाइजेशन सक्सेसफुल रहा, जो अमेंडमेंट्स करेगी वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो 1/3 रिजर्वेशन जो है वो वुमेन का है, इसीलिए वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा होता है। फिर फोर्थ वो क्या कह रहे हैं कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या था? वो कह रहे कि जैसे रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए सेंट्रल असेंबली के हो या स्टेट असेंबली के हो एक इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, ऐसे ही उस इलेक्शन कमीशन तो सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। ये जो हमारा 3rd टायर है लोकल गवर्नमेंट, इसकी इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए क्या बनाया गया? स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो क्या करेगा आफ्टर एवरी 5 years
लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करने का काम करेगा, जिसमें हमारे मेयर चूज होते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर जो हमारे म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनके जो मेजर हेड्स होते हैं इन सबको अपॉइंट किया जाता है सिर्फ इसी के इलेक्शंस के बेसिस पर। ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में ना हम ये गलती बहुत बार करते हैं। जैसे 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो रेगुलर लोकल गवर्नमेंट है उसकी इलेक्शंस कंडक्ट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप लोग क्या गलती करते हैं वहां पर कि स्टेट समझ लेते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो वो तो स्टेट के इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा, तो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं वो कौन कंडक्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करके जाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हमारी इस चैप्टर के अंदर ये वाली होती है 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है। इवन आफ्टर ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ 1992 अमेंडमेंट का, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और इस क्वेश्चन में भी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जो रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करने की बात है वहां पर वो इलेक्शन कमीशन लिख कर आते हैं रादर देन स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इस बात के ऊपर फोकस रखना कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिसका फॉर्मेशन किया गया था लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है। 5th इसके अंदर क्या था, रेवेन्यू सिस्टम। अब देखो उन्होंने बोला कि आप अपना बजट प्लान करो, लेकिन बजट किसके लिए प्लान करें और कैसे प्लान करें। बजट प्लान कर भी देंगे तो पर्चों में लिख तो दिया कि हाँ यहाँ पर इतना खर्च करना है, वहां इतना खर्च करना है, बट क्या उनके हाथ में वो पैसा है। जब वो स्टेट से मांगने चाहते तो स्टेट कह देते कि नहीं जी हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, सेंट्रल के पास जाते तो सेंट्रल कहते नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हमने अपने अपने काम करने, हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन क्या इस तरीके से हमारी लोकल गवर्नमेंट अपने जगह पर काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो एक अमेंडमेंट करी गई इसके रिगार्डिंग, और वो अमेंडमेंट क्या थी कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट का अलग किया जाए। ठीक है, वो स्टेट वाला रेवेन्यू और सेंट्रल वाला जो रेवेन्यू है उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स को निकाल कर वो सब्जेक्ट किसके डाले जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट के लिए डाला जाएंगे, जिससे इनके पास भी फंड्स होंगे, इनकी एक इनकम होगी, एक सोर्स होगा जिसको यूज करके ये अपनी स्टेट के अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपने विलेज के अंदर जो है डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। तो ये जो 5 अमेंडमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और दूसरा ये कि जो अमेंडमेंट्स थी वो क्या थी। ठीक है, इस अमेंडमेंट के साथ साथ मैंने आपसे सारी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, और उसके बाद उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाले गए हमने वो भी डिस्कस कर लिया है इसमें। अब आपका इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन रह गया लास्ट कि कॉम्पोजिशन क्या है और इसके फीचर्स क्या है, मतलब हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे बनी है, ठीक है, और इसके फीचर्स क्या है। चलिए अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट के फीचर्स की। क्या फीचर्स हैं इसके, देखिए मैंने यहाँ पर सारे फीचर्स मेंशन किए हुए इन ब्रीफ, और जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस भी करूंगी। वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है, रूरल लोकल गवर्नमेंट मतलब जो विलेजेस के अंदर गवर्नमेंट होती है, इज नोन एज पंचायती राज। इसे हम पंचायती राज का नाम देते हैं। किसी भी गांव के अंदर अगर आप चले जाओगे तो वहां पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसे हम पंचायती राज का नाम देते हैं। वो कह रहे हैं ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, दैट मीन्स किसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक गांव की ही एक पंचायती राज बनेगी, बल्कि हो सकता है कि छोटे छोटे कई सारे गांव हो, छोटे छोटे विलेजेस हैं, तो उनकी एक पंचायती राज नहीं बन सकती। तो क्या करते हैं वो सारे के सारे गांव 4 या 5, 3 या 4 गांव मिलकर, विलेजेस मिलकर अपनी एक पंचायती राज को सेटअप करते हैं। तो कह रहे हैं ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस हैज ग्राम पंचायत, उनकी एक ग्राम पंचायत बनती है। It is a council consist of several ward members। ये एक काउंसिल है, काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो कह रहे हैं कि एक काउंसिल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसमें सारे कौन से लोग होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, अलग अलग वार्ड्स में बटा होता है एक गांव भी एक, ठीक है, कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच, जिसमें पंच होंगे और एक प्रेसिडेंट होगा जिसे हम क्या नाम देते हैं, सरपंच। तो कह रहे हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, ये जितने भी मेंबर्स हैं इनको डायरेक्टली इलेक्ट करता है। कौन इलेक्ट करेगा इन्हें, वो कह रहे हैं कि वहां की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वही इन्हें इलेक्ट करती है इस काम के लिए। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, की जो विलेज की पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन, वही इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करती है। अलग से कोई स्पेशल कंडक्शन नहीं होता इलेक्शंस का। द पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा क्या है, जो कई सारे गांव की पंचायत है वो सब मिलकर ही ग्राम सभा बनाती है, जिसके अंदर सिर्फ पंच नहीं है, अकेले सरपंच नहीं है, बल्कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो एडल्ट सिटीजन्स है, जो बैठने के लिए कैपेबल हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल है, उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है वो पंचायत मिलाकर सारी ग्राम सभा बनाई जाती है। ग्राम सभा के सुपरविजन में ही हर एक पंचायत काम करेगी। और ये क्या करते हैं
कि साल में कम से कम 2 या 3 बार मिलते हैं, ताकि क्या कर सके, पूरे गांव की जो पंचायत है उसका एक बजट प्लान कर सके, उनके लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकें। तो ये सारे काम कौन करता है? ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा के सुपरविजन के अंडर ही सारे ग्राम पंचायत चलेगी। ग्राम पंचायत जो है वो हर एक गांव की या फिर हो सकता है 3 से 4 गांव की मिलकर बनाई जाती है, जिसके इलेक्शंस जो है उनमें पार्टिसिपेशन कौन करता है? वहां की अडल्ट पॉपुलेशन करती है। और इस ग्राम सभा की मीटिंग्स के अंदर भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। देखो हमने डेमोक्रेसी के अंदर 2 पढ़ी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली। तो ये जो डायरेक्ट वाला सिस्टम है ना, ये हमारी पंचायत में चलता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। जो वहां की पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं, वो आकर ग्राम सभा की मीटिंग में बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेटिक वाला सिस्टम चलता है। तो पंचायत जो है वो सुपरविजन में काम करती है किसके? ग्राम सभा की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और ये साल में 2 या 3 बार मिलते हैं, ताकि बजट को अप्रूव कर सके कि हमारे विलेज के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या डेवलपमेंट्स करने की नीड है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च करने की जरूरत है। ये सारा काम ग्राम सभा की मीटिंग में ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, हमारी जो अब लोकल गवर्नमेंट है, इसके कॉम्पोजिशन में हमारी 3 चीजें आती है। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट जिला परिषद है, ठीक है, जो हमारी कहाँ से कनेक्टेड है? डायरेक्टली हमारी पंचायती राज से। ठीक है, जिला परिषद के बाद हमारा जो आता है वो म्युनिसिपैलिटी है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज जिला परिषद, सेकेंड वन इज म्युनिसिपैलिटी, and third one is municipal corporation. देखिए जिला परिषद कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे, कॉम्पोजिशन बनता है इसका। हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसके अंदर हमारी बहुत सारी पंचायती राज होती है। तो ये सारी पंचायती राज मिलकर क्या बना रही है? हमारी पंचायत समिति। पंचायत समिति को अकेले हम पंचायत समिति के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि इसको हम पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल 3 नाम से जानते हैं। ठीक है, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल, हम इन 3 नामों से इनको जानते हैं। किसे? पंचायती राज जो हमारी मिलकर बनाती है। सारी पंचायती राज जितने भी हैं वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे? हमारी पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। और जितने भी मेंबर्स इसके होते हैं वो सब पंचायत राज से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? हमारी जिला परिषद। अब इसे जिला परिषद बना दी। जिला परिषद के अंदर क्या सिर्फ यही वाले मेंबर्स होंगे? नहीं, वो कह रहे हैं इसके अंदर हमारे लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी होंगे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, और इसके अलावा हमारे एमएलएस भी होंगे। ठीक है, 2 चीजें और भी हैं इसके अंदर, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और इसके अलावा हमारे एमएलएस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलएस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जिला परिषद बना कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब इलेक्टेड मेंबर्स हैं। आफ्टर दैट, अगर ये तो हो गया रूरल का, अभी आता है हमारा अर्बन एरिया। अर्बन एरिया को ना 2 कंपोजिशन में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज म्युनिसिपैलिटी एंड द सेकंड वन इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए म्युनिसिपैलिटी वो है जहां पर पॉपुलेशन ऑफ साइज जो है हमारा 1 लाख तक का रहता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो है जहां पर हमारा पॉपुलेशन साइज जो है वो 10 लाख तक पहुंचता है। मतलब 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख उसमें या उससे इन बिटवीन है या उससे ऊपर है। दैट मीन्स कि 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए पॉपुलेशन, तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंट होता है वो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये दोनों ही हमारे अर्बन एरिया के कॉम्पोजिशन में आते हैं लोकल गवर्नमेंट के। तो म्युनिसिपैलिटी जो है इसके भी जो मेंबर्स होंगे वो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इनके भी वार्ड्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, और इसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल चेयरपर्सन, जो कि एक इलेक्टेड मेंबर है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन। ऐसे ही जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका पॉपुलेशन साइज 1 लाख से ऊपर है, जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंट करते हैं, और इसका जो हेड है उसको हम बोलते हैं मेयर है, और जिला परिषद का जो हेड है उसे हम बोलते हैं जिला परिषद चेयरपर्सन। ठीक है, तो तीनों के हेड जो है इलेक्टेड मेंबर्स हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि हेरिडिटरी पोजीशन है या अपनी मर्जी से किसी को भी चूज कर लिया कि हाँ इसको हमने ये बना दिया, उसको हमने वो बना दिया, ऐसा नहीं होता है। सारे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, और हम खुद जो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन है पॉपुलेशन का, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके अपनी वोटिंग डालते हैं, और उसके बिहाफ पर चूज किया जाता है कि किसे कौन सी पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी, किस कैंडिडेट को क्या बनाया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, कि जिसके अंदर हमने कई चीजें पढ़ ली, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, क्या रीजंस थे कि डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। आफ्टर दैट हमने डिसेंट्रलाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को उसके सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ा था, अमेंडमेंट्स ऑफ 1992। नाउ लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तीनों के बारे में स्टडी किया है। तीनों के हेड्स कौन होते हैं, कैसे मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, इनके ग्रुप्स को क्या नाम दिया जाता है, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर स्टडी करी है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, एज वी वांटेड कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकें। थैंक यू।